नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नागरिकता संशोधन कानून के तहत नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए जल्द ही एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून है क्या। इसे 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित किया गया था। इसका मकसद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देना है। इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया और यही इस विवाद की वजह है। विपक्ष का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में विवादास्पद कानून यानी नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े नियमों की अधिसूचना जारी होने पर कहीं इसका समर्थन देखने को मिल रहा है, तो कई जगहों से विरोध प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में विवादास्पद कानून यानी नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े नियमों की अधिसूचना जारी होने पर कहीं इसका समर्थन देखने को मिल रहा है, तो कई जगहों से विरोध प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है। इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इलेक्शन सीजन आएगा, फिर CAA रूल्स आएंगे। CAA के खिलाफ हमारा विरोध बरकरार है। ये विभाजनकारी कानून है और गोडसे के विचारों पर बना है, वो विचार जो भारत के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देना चाहते हैं। ओवैसी ने लिखा कि धर्म के नाम पर जिसका भी उत्पीड़न हो रहा है उसे राजनीतिक शरण दीजिए, लेकिन नागरिकता का आधार धर्म या राष्ट्रीयता नहीं होनी चाहिए। ओवैसी ने आगे केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बताए उसने इस नियम को 5 साल तक टाले क्यों रखा और अब इसे लागू क्यों कर रही है। NRC के साथ ही NRC के साथ ही CAA का मकसद मुस्लिमों को टारगेट करना है, इसका और कोई दूसरा मकसद नहीं है। CAA, NPR और NRC के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, उनके लिए अब एक बार और इसके खिलाफ उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी किए जाने पर NCP अध्यक्ष शरद पवार ने इसे संसदीय लोकतंत्र पर हमला बताया है। शरद पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा करने वाला है और इससे कुछ दिन पहले इस तरह का फैसला संसदीय लोकतंत्र पर हमला है, हम इसकी निंदा करते हैं। सीनियर पवार ने आगे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि CAA की अधिसूचना जारी करने का फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ये फैसला उसी दिन किया गया जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ असम में जमकर विरोध हो रहा है। इसी क्रम में अखिल असम छात्र संघ और 30 स्वदेशी संगठनों ने कल सोमवार को गुवाहाटी, बारपेटा, लखीमपुर, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस विवादास्पद कानून की प्रतियां जलाईं। इसके अलावा असम के 16 दलों के संयुक्त विपक्ष UOFA ने चरणबद्ध तरीके से अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम शुरू करने के अलावा आज मंगलवार 12 मार्च को राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। असम में CAA के खिलाफ बढ़ते विरोध को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ राज्य भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि लगभग सभी कस्बों में प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने CAA के विरोध में असम में हड़ताल का आह्वान करने वाले राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। नोटिस में कहा गया है कि आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान की कुल लागत आपसे और आपके संगठन से वसूली जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून के तहत नियमों की अधिसूचना जारी होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार के नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का निर्णय अभिनंदनीय है। वहीं सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जो कहा सो किया, मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर अपनी गारंटी पूरी की है।
आंध्र प्रदेश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले टीडीपी और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लग गई है। खबरों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा की 6 सीटों तो वहीं विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा टीडीपी 17 लोकसभा और 144 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा और टीडीपी के अलावा गठबंधन में शामिल जनसेना पार्टी राज्य की 2 लोकसभा सीटों और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग पर सहमति बनने के बाद इसकी जानकारी देते हुए टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर लिखा कि अमरावती में आज भाजपा, टीडीपी और जनसेना पार्टी में एक मजबूत सीट बंटवारे का फॉर्मूला बना। आंध्र प्रदेश के लोग अब हमारे राज्य को पुनः प्राप्त करने और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने की दहलीज पर खड़े हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कल सोमवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात समेत 6 राज्यों की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन हुआ और पार्टी ने करीब 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। कहा जा रहा है कि आज मंगलवार या कल बुधवार तक कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश की 70% सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं। आने वाले दिनों में पार्टी हाईकमान इनकी घोषणा करेगा। जहां तक बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की बात है तो वह पार्टी आलाकमान तय करेगा। खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर पटवारी ने कहा कि वे पार्टी के निर्देश के अनुसार काम करेंगे। कल सोमवार को बीजेपी की भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा सहित अन्य राज्यों की सीटों पर मंथन हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने बताया कि सोमवार देर रात तक चली इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए लगभग 90 से 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया है और अब जल्द ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। बता दें कि इससे पहले पार्टी अपने 195 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट 2 मार्च को जारी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी की लखनऊ में एक बैठक होनी है, जिसमें पार्टी उम्मीदवार के नाम पर मंथन किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी को लेकर मंथन होगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उम्मीद है कि जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि उम्मीदवारी के लिए मेरठ से कई दावेदार हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लगभग 4 साल से जारी सीमा विवाद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल सोमवार को कहा कि इस अवधि के दौरान तनाव से दोनों देशों में से किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत निष्पक्ष और उचित समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये कुछ ऐसा हो जो समझौतों का सम्मान करता हो और वास्तविक नियंत्रण रेखा को मान्यता देता हो। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान का भी जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन आतंकवाद का मुद्दा ईमानदारी से बातचीत के केंद्र में होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर कर लिखा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और उन्हें गजा में लड़ाई के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। दोनों पक्षों ने बंधकों को छुड़ाने की कोशिश और मानवीय सहायता के मुद्दे पर भी चर्चा की। गौरतलब है कि इजराइल और हमास में बीते 7 अक्टूबर से युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब तक 30,000 से अधिक गजावासियों की जान जा चुकी है। स्टॉक मार्केट आज मंगलवार 12 मार्च को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 90 अंक उछलकर 22,400 के पास कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 400 अंक की तेजी के साथ 73,900 के पास आ गया है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 616 अंक नीचे 73,502 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 19 अंक नीचे 47,308 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।